84 is the weak of the following hormone mixes the sodium potassium ATPase. तो पोटाशियम की एंट्री इनटू द सेल कौन सा करवाता है? इंसुलिन। तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पे वो एक्ट करेगा। 85 the increased level of calcium will lead to increase of which of following? तो ये बार बार आ रहा है 24 25 कैल्शियम ज्यादा। आवाज तो उसी तरह ही है। अच्छा, नहीं कुछ चेंजिंग तो नहीं की। एक मिनट में अभी बहुत दूर से आ रही है। अभी भी दूर से। अभी भी काम है। वो पता नहीं क्या इशू, मतलब कि अभी मैं ऊंचा भी बोल रही हूँ, सारा कुछ है वही है, उसी तरह ही दोबारा से कंटिन्यू कर रही हूँ जैसे पहले कर रही थी। अब बेहतर है। अभी मुझे बताइएगा। अब ठीक है। मरीज अभी ठीक है, अभी शुक्र है अल्लाह का। अभी नहीं मरीज याद कर रहे। आप लोगों की क्लास लेगी उठोगी, छुट्टी नहीं है आप लोगों को अभी कोई भी। चलो सही है, कंटिन्यू करते हैं। मैम ये कैल्शियम वाला दोबारा बता दें। अच्छा, कैल्शियम वाला बता देते हैं। कैल्शियम विटामिन डी का रोल है। अच्छा, ये कैल्शियम का, कैल्शियम जब भी ज्यादा होगा ना, कैल्शियम क्लोराइड लिखा आएगा या कैल्शियम ज्यादा आएगा, तो 24 25 जो ये कोलिकैल्सिफेरॉल है ये बढ़ जाता है कैल्शियम की वजह से। ठीक है, जो नॉर्मल होता है ना वो हमारे पास 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल होता है लीवर के अंदर, 1 to 5 होता है किडनी में। लेकिन उसकी कन्वर्जन होती है, ठीक है, 1 to 5 में। ऐसे नहीं होता कि उसकी कन्वर्जन ना हो। उसकी कन्वर्जन के लिए हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन जो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज के थ्रू एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, और उसमें 24 जो है वो किडनी के अंदर हमारे पास 1 to 5 में कन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोसेस है। लेकिन जब कैल्शियम हमारे पास ज्यादा हो जाता है तो 1 to 5 में कन्वर्ट होने की बजाय वो 24 25 ज्यादा हो जाता है। ठीक है, उसकी कन्वर्जन नहीं होती 25 में, जहाँ पे 1 to 5 में कन्वर्ट होना होता नहीं होती, तो 24 25 फोलिक एसिड ज्यादा होने लग जाता है कैल्शियम की सूरत में। ठीक है, कन्वर्जन नहीं हो पाती। 86 the drug used in the hyperthyroidism in the first trimester of pregnancy, तो प्रोपाइल था यूरेसिल होती है। और नेक्स्ट में कौन सी यूज होती है? कार्बिमाजोल। मेथ्रिनोजोल। ठीक है, वेरी गुड। 89 ग्रोथ हार्मोन की इच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन फॉर सफिशिएंट एंड एफिशिएंट वर्क, तो वही ग्रोथ हार्मोन के लिए इंसुलिन जरूरी है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, अगर वो ना गिवन हो तो स्टोमेटोमीडन भी जो है वो भी वही है। ठीक है, स्टोमेटोमीडन है, स्टोमेटोस्टेटिन नहीं लगाना। अच्छा, ये चीज याद रखनी है, स्टोमेटोस्टेटिन इसको इनहिबिट करती है। स्टोमेटोमीडियन की बात करें या इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की बात करें, वो एक ही बात है। ठीक है, 92 which of the following is an important hormone for parturition? parturition के लिए फीटल कॉर्टिसोल होता है और फिर फीटल एसीटीएच होता है। 30 the 93 a 30-year-old female presented to OPD with the excess hair growth, hypertension, hyperglycemia, hyperpigmentation, increased depression at matter stage, increased fat on chest and tongue, which likely is due to ACTH। तो हाइपर पिगमेंटेशन विद कुशिंग, कुशिंग के सारे सिम्टम्स और हाइपर पिगमेंटेशन अगर आ रही होगी तो उससे हम कुशिंग डिजीज कहते हैं। ठीक है, जब हमारे पास कुशिंग डिजीज आती है तो उसके अंदर कुशिंग के ही सिम्टम्स आ रहे होते हैं, लेकिन उसमें हाइपर पिगमेंटेशन ड्यू टू ACTH भी आ जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जब भी हाइपर पिगमेंटेशन विद कुशिंग सिम्टम्स आए दैट इज कुशिंग डिजीज। लेकिन अगर कुशिंग के ही सिम्टम्स आ रहे आए लेकिन हाइपर पिगमेंटेशन ना आए तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है? कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, ये तो दोनों फर्क है। 95 द एक्सेस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉजेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो जब भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिसमें हम कॉर्टिसोल का लेवल कुशिंग में देखते हैं, कॉर्टिसोल का लेवल जो कुशिंग में बढ़ जाता है उसमें क्या होता है हमारे पास? लिम्फो जो है वो साइटोपिनिया होता है, लिम्फोपिनिया जिसे हम कहते हैं। लिम्फोसाइट जो है वो कुशिंग डिजीज में जहाँ पे कॉर्टिसोल हमारा इंक्रीज कर जाता है वहां पे ये कम हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो होता है हमारे पास
इसके ऑपोजिट एडिसन डिजीज में लिम्फोसाइट्स हमारे ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो लिम्फोपीनिया जो है वो लिम्फोसाइटोपीनिया कह लो, ये लिम्फोपीनिया जो है वो हमारे पास कुशिंग में होता है। और इसके अलावा इसमें जो है वो हमारे पास जो है वो न्यूट्रोफिलिया आ रहा होता है, न्यूट्रोफिल ज्यादा होते हैं, ठीक है, कुशिंग के अंदर। इसी तरह ही ऑपोजिट अगर हम कर लें एडिसन डिजीज में, जहाँ पे ये कॉर्टिसोल लेवल डाउन हो जाते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास न्यूट्रोपीनिया और जीनोपीनिया हो जाएगा और लिम्फोफीलिया हो जाएगा, ठीक है, लिम्फोसाइट ज्यादा हो जाएंगे एडिशन। तो फर्क याद रखना, ये आता है एमसीक्यू, आपको पता होना चाहिए लिम्फोसाइट्स किस में ज्यादा कम हो रहे हैं और न्यूट्रोफिल और जीनोफिल्स का क्या फर्क है, ठीक है। Question number 97. The patient having the history of weight gain, motions of voice, lab show high TSH, cholesterol. TRX was administered that was led to an exaggerated increase in TSH level. Where does the problem lies? तो ये थायराइड का प्रॉब्लम है, ठीक है। अब थायराइड का प्रॉब्लम कैसे है? जब हम TRH देते हैं, TRH was administered that leads to an exaggerated increase in TSH. जो TRH है, जो TRH है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, वो हमारा आ रहा है किधर से? वो हमारा आगे पिट्यूटरी से आ रहा है, ठीक है। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन ने जाके थायराइड ग्लैंड पे एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। जब वो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करते हैं तो राइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल्स बढ़ जाते हैं, और फिर जो है वो थायराइड ग्लैंड जो है वो इट सेल्फ फिर आगे से T3 T4 बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये एक पूरा सीक्वेंस चलता है, ऊपर से हाइपोथैलेमस से फिर पिट्यूटरी और फिर हमारे पास ग्लैंड आ जाता है। तो जो हमारे पास रिलीजिंग हार्मोन है, जब हम उसको देंगे और उससे जो है वो एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का आएगा। जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर ग्लैंड में पड़ा हुआ है और वो एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स दे रहा है, तो उसका ये मतलब कि ग्लैंड हमारा सही काम नहीं कर रहा था, ठीक है। उसको पीछे से पिट्यूटरी ने पंप किया है, तो ग्लैंड ने काम करना सही शुरू किया है। उस काम करने के फिर उसने T3 T4 बनाई है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, जब पीछे से पंप आने पे आगे TSH बढ़ेगा, तो इसका ये मतलब है कि ग्लैंड जो है वो जो है वो फंक्शन अपना रोल प्ले कर रहा है, अब वो काम करने लग गया, ठीक है। उसको पंप चाहिए था, वो काम नहीं कर पा रहा था, उसको जब पंप मिला तो उसने रोल प्ले करना शुरू कर दिया। तो मसला कहाँ पे? वो ग्लैंड पे हुआ, ठीक है। अगर इसी तरह ही मैं अगर ये बात करूं कि हाइपोथैलेमस से सिग्नलिंग आई है और TRH बढ़े हैं, ठीक है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन बढ़े हैं, तो फिर किधर मसला होगा? हाइपोथैलेमस में। सोचे, अगर मैं बोलूं कि हाइपोथैलेमस से सिग्नल आए हैं और आगे थायराइड रिलीजिंग हार्मोन बढ़ गया है, तो हाँ, पिट्यूटरी से फिर प्रॉब्लम कर सकती है, ठीक है। इसकी मैं अभी आपको एक लाइट चली पिक्चर गई। भी दिखा देती हूँ, वो अगर मुझे मिल जाती है तो वो उसमें ना, हाँ, पिट्यूटरी से प्रॉब्लम है। एक मिनट में। ठीक है, तो जो TRH है, ठीक है, उसको इन्हांस करना है किसने? वो स्टिमुलेट हो रहा है, हाइपोथैलेमस उसको स्टिमुलेट करता है। पड़ा वो जो है वो किसमें होता है? वो पड़ा होता है इन द TRH जो है वो हाइपोथैलेमस से सिक्रीटेड बाय द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हो रहा होता है, फिर TSH आ जाता है, TSH जो पिट्यूटरी से आ रहा होता है, और फिर वो जो है वो ग्लैंड पे एक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो है ना वो दो चीजें हैं। इसकी पिक्चर मुझे एक मिल रही है,
ठीक है, ये पिक्चर अगर आपको नजर आ रही हो तो इसके अंदर क्या है कि हमारे पास ये ऊपर से हाइपोथैलेमस से आ रहा है हमारे पास ये, ठीक है, स्टिमुलस आ रहा है, हाइपोथैलेमस ने ये टीआरएच को रिलीज किया तो द इंटीरियर पिट्यूटरी से फिर आगे क्या निकला, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड की ग्लैंड पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर उससे थायराइड हार्मोन्स बन रहे हैं और टारगेट रिस्पॉन्स जा रहा है। तो जब हमने टीआरएच दिया और टीएसएच बढ़ा तो इसका ये मतलब है कि हमारा ग्लैंड काम नहीं कर रहा था पहले। तो जब हमने टीएसएच दिया तो थायराइड ग्लैंड ने जो है वो काम करना शुरू कर दिया, उसने अपना काम इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इसी सूरत हाल में अगर किसी भी चीज में हम अब जो है वो टीआरएच बढ़ाएंगे और वो हमारे पास ये साथ में सिम्टम्स दे रहा है कि एंटीरियर पिट्यूटरी के इट्स सेल्फ सिम्टम, जैसे कि प्रोलैक्टिन की अगर मैं बात करूं तो उसमें फर्क आ रहा है, या ग्रोथ हार्मोन के सिम्टम में। मैंने वहां क्या आपको दे देती जल्दी नहाऊंगी। जी, फाइनली म्यूट रखिएगा। ठीक है, तो उसके अंदर फिर वो टीएसएच जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इसके अंदर भी यही लिखा हुआ है कि टीएसएच इज द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द प्रोडक्शन मैं बाय नहाने चली। पिट्यूटरी, काइंडली नहा म्यूट। लो चलो। ठीक है, और टीआरएच जो है वो हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा होता है, टीएसएच पे एक्ट कर रहा होता है पिट्यूटरी पे। ठीक है, तो इस पिक्चर के मुताबिक अब आपने देख लिया कि जब ऊपर से हमने कोई चीज ज्यादा देनी है और नीचे अगर फंक्शन हो रहा है तो मतलब कि नीचे वो नीचे वाली चीज रिसीव नहीं कर पा रही थी सीधा उस चीज को। ठीक है, जिसकी वजह से जब हमने ऊपर से एक्स्ट्रा दी है तो नीचे जो है वो ग्लैंड ने काम ज्यादा करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो क्या है, कैसे है क्वेश्चन पे कि हिस्ट्री ऑफ वेट गेन हॉर्सनेस ऑफ वाइस लैब शोज क्या कि टीएसएच हाई है, ये हाइपोथायराइडिज्म को शो कर रहा है। ठीक है, और लेड टू एन एक्सेजरेटेड इंक्रीज इन टीएसएच लेवल, टीएसएच लेवल तब बढ़ेंगे जब क्या होगा, अगर हम ऊपर से पिट्यूटरी से हाइपोथैलेमस से हमने टीआरएच दिया, टीएसएच पिट्यूटरी से इंक्रीज हुआ और थायराइड ने अपना जो है वो फंक्शन ज्यादा तेज रोल प्ले करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वो रिसीव नहीं कर पा रहा था टीएसएच के सिग्नलिंग को, जब उसने रिसीव किया तो उसने थायराइड ने अपना फंक्शन तेज कर दिया। 99 विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीज ड्यूरिंग स्लीप, तो ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है। अर्ली इन द मॉर्निंग कौन सा ज्यादा होता है, कॉर्टिसोल। 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 बोन डीमिनरलाइजेशन इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पैराथायराइड हार्मोन बोन डीमिनरलाइजेशन करता है। ठीक है, और रीमिनरलाइजेशन जो होती है विटामिन डी होती है, और बोन रीमॉडलिंग जो है वो सी, विटामिन सी देखता है रीमॉडलिंग। ठीक है, सी से देखने से रीमॉडलिंग, विटामिन सी रीमॉडलिंग। 101 तो सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस इंक्रीजेस एडीएच, और ऑक्सीटॉक्सिन के लिए पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई होते हैं, और ये दोनों जो होते हैं होते किस में है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के। ठीक है, एसोसिएशन होती है। तो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस और जो पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस है ना, ये हाइपोथैलेमस के ही न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, क्योंकि हाइपोथैलेमस का पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ नर्व एंडिंग्स के थ्रू या न्यूरोसेक्रेटरी ट्रांसमीटर्स के साथ कनेक्शन होता है। तो इसके जो एडीएच और ऑक्सीटॉक्सिन के न्यूक्लियस हैं ये अब हाइपोथैलेमस में पड़े होते हैं, और वहां से जो है ये न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन्स जो है वो निकलते हैं, दैट इज ऑक्सीटॉक्सिन एंड एडीएच। ठीक है, 105 टेस्टोस्टेरोन इज सिंथेसाइज्ड बाय लेडिंग सेल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिंग सेल्स पे एक्ट करता है और वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। और एफएसएच कौन से सेल्स पे एक्ट कर रहा था, सर्टोन। सर्टोलाइट cells। 107 इन अ डायबिटिक पेशेंट विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन व्हाट विल हैपन, तो पीएच बढ़ती है जब आपको पता है कि इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जिसके अंदर इंसुलिन कम हो तो पीएच कम हो जाती है ना, तो डायबिटीज में पीएच कम होती है, जब हम इंसुलिन देते हैं तो पीएच बढ़ जाती है। ठीक है, 108 द कैप सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट्स थ्रू द व्हाट, तो रिसेप्टर्स चाहिए कैप सेकेंड मैसेंजर सिस्टम को। 109 अ पर्सन ऑन एक्सोजेनस स्टेरॉइड व्हाट वुड वी हैव, तो क्या होगा जब एक्सोजेनस आप स्टेरॉइड्स देंगे तो उसके अंदर एसीटीएच के लेवल जो है वो ब्लड में कम हो जाएंगे। ठीक है, जब आप बाहर से देते हैं इसीलिए हम स्टेरॉइड्स को टैपर ऑफ करते हैं। टैपर ऑफ इसलिए करते हैं कि हमने बाहर से दिए होते हैं, बॉडी की अपने एसीटीएच लेवल कम हो जाता है, जब हम उसको टैपर ऑफ करके देंगे तो बॉडी को आदत होगी थोड़ी स्टेरॉइड पे कि अब मैंने एसीटीएच को प्रोड्यूस करना है, तो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को आदत होती जाएगी। तो इस तरह जो है वो उसको हम जो है वो बॉडी को यूज टू करेंगे कि अपने एसीटीएच इटसेल्फ प्रोड्यूस करो। ठीक है, अपना कॉर्टिसोल इटसेल्फ प्रोड्यूस करो।
110, the patient presented with the galactorrhea and amenorrhea. His labs reveal a prolactin level of 6500. तो इसका याद रख लें, जब प्रोलैक्टिन लेवल 1000 से नीचे होगा वो ड्रग्स की या स्ट्रेस की वजह से होगा। अगर 1000 से 5000 के दरमियान होगा तो वो माइक्रो है, और अगर 5000 से ज्यादा है तो वो मैक्रो एडिनोमा है। ठीक है, ये एक याद रख ले। 1000 से नीचे ड्रग्स या स्ट्रेस के साथ, 1000 से 5000 माइक्रो, और 5000 से ज्यादा तो मैक्रो एडिनोमा। ठीक है। 111, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीटो एसिडोसिस, तो कीटो एसिडोसिस में एसिटोएसिटेट आ जाता है। 112, द ब्लड लॉस ड्यूरिंग सी सेक्शन वुड रिजल्ट इन व्हाट, तो जब भी याद रखो कि जब भी हमारे पास हेमरेज होगा तो एड्रेनल कॉर्टेक्स में कौन कौन सा एरिया आता है? मैम GFR। DFR। ठीक है, क्योंकि एक वो मेजर पॉइंट होता है, मेजर एरिया होता है कॉर्टेक्स का। मेडल्ला का पता है आपको? कल मैंने पिक्चर दिखाई, छोटा सा एरिया था मेडल्ला का। ठीक है, तो जब भी हेमरेजिक काज होगा तो कॉर्टेक्स को ज्यादा फर्क पड़ेगा, कॉर्टेक्स के हार्मोन ज्यादा खराब होंगे। ठीक है, जैसे कि बीपी लो होगा तो एल्डोस्टेरॉन को पड़ जाएगा कि यार वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को बचाओ किसी तरीके से। ठीक है, कॉर्टिसोल को फर्क पड़ेगा बीपी की वजह से, हेमरेज में ब्लड लॉस हो जाएगा, बीपी फर्क आ जाएगा। तो जो कॉर्टेक्स है, एडर्नल कॉर्टेक्स, वो क्योंकि एक मेजर एरिया कवर करता है तो उसके ऊपर फर्क भी ज्यादा ही पड़ता है उसका। 113, अ चाइल्ड प्रेजेंट्स विद द फ्रंटल बूजिंग एंड बोइंग ऑफ फ्लैक्स, द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, तो इसे हम विटामिन डी रिकेट्स कहा जाता है। ठीक है, जो बोइंग ऑफ फ्लैक्स हो जाती है, फ्रंटल बूजिंग हो जाती है, विटामिन डी से होती है। 114, द लेवल ऑफ पैराथायराइड हार्मोन इज यूजली रेज्ड इन व्हाट, तो पैराथायराइड हार्मोन के लेवल सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म में रेज्ड होते हैं, कार्सिनोमा में भी रेज्ड हो सकते हैं, लेकिन जो सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म है तो सूडो उसके नाम से आ रहा है कि वो एक्ट तो हाइपो के तौर पे कर रहा है लेकिन उसमें पैराथायराइड हार्मोन के लेवल रेज्ड ही होंगे। 115, अ पेशेंट हैज कंजेस्टिव कार्डियक डिजीज एंड सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, जब सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोन होता है तो वो रेनन की वजह से होता है। ये हम नेफ्रो में भी करेंगे, रेनिन का एक पूरा सिस्टम है। ठीक है, जब रेनिन एक्टिवेट होता है तो एंजियोटेंसिन एक्टिवेट होता है, एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन को ज्यादा करता है। तो जो सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है वो हमारा रेनिन सिस्टम की वजह से होता है। ठीक है, ये पूरा पाथवे मैं आपको नेफ्रो में करवाऊंगी तो उसमें क्लियर भी हो जाएगा, लेकिन अभी यही याद रखो, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट करता है। एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्जन होने के बाद एंजियोटेंसिन के डिफरेंट रोल्स होते हैं, तो उसमें एक रोल उसका ये है कि वो एल्डोस्टेरॉन को इनहेंस करता है। तो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म सेकेंडरी रेनिन की वजह से होती है। 116, द थायराइड मूव्स विद द swallowing, क्योंकि प्रीट्रेकियल फेशिया के साथ एसोसिएटेड है, और प्रीट्रेकियल फेशिया की एब्सेस किस में जाती है? एब्सेस किस में डायस्टम में जाती है प्रीट्रेकियल फेशिया की? प्रीवर्टिबल फेशिया की कहाँ जाती है? नहीं पता। अच्छा, प्री ट्रेकियल फेशिया की इंटीरियर मेडियास्टम में जाती है। वेरी गुड डॉक्टर सारा। प्री ट्रेकियल फेशिया की इंटीरियर मेडियास्टम में एब्सेस जाती है। ठीक है, और सुपीरियर मेडियास्टम में जाती है प्री वर्टिबल फेशिया की। ठीक है, थॉरेक्स में करेंगे। अभी आपको पता होना चाहिए कि एमसीक्यूज आता है प्री ट्रेकियल फेशिया विद थायराइड। मैंने इस तरह याद किया हुआ है कि थायराइड का टी है एंड प्री ट्रेकियल फेशिया है टी विद ट्रेकियल फेशिया, तो इट्स इजी टू लर्न। And then it's anterior T in the anterior mediastinum, then it's easy to learn that anterior mediastinum, और फिर पीछे प्रीवर्टिबल फेशिया बच जाता है जिसका सुपीरियर mediastinum है। ठीक है। 117, abnormal overgrowth thickening of the bone is due to cells of adenohypophysis। adenohypophysis में ग्रोथ हार्मोन आ जाता है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहा है, उससे बोन की ग्रोथ होती है। ठीक है। 119, ऑस्टियोपोरोसिस शोज विच ऑफ द फॉलोइंग लैब्स वैल्यूज, तो ऑस्टियोपोरोसिस में आपके पास नॉर्मल पैराथायराइड हार्मोन होता है। ठीक है, उसमें बोन जो है वो डेंसिटी का प्रॉब्लम भी आ रहा होता है, और साथ में उसके जो ये हार्मोन्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर। ठीक है। 120, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्रीज इन हाइपोथायराइड पेशेंट, तो कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स हो जाते हैं हाइपोथायराइड पेशेंट में। ठीक है। 121, द पेशेंट हैविंग एक्रोमेगैली एंड एमेनोरा। ठीक है, तो एक्रोमेगैली किस हार्मोन की वजह से होती है? ग्रोथ हार्मोन। और एमेनोरिया किस हार्मोन की वजह से होगा? प्रोलैक्टिन। वेरी गुड डॉक्टर सायरा, वेरी गुड डॉक्टर सायरा, वेरी गुड वेरी गुड। तो जो एसिड पिग मैंने किसमें बताया था कि एसिडोफिलिक्स कौन कौन से होंगे?
जीपी, हाँ, ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन, एसिड पीक से भी याद कर सकते हैं। हाँ, वेरी गुड, जीपी। 123, द सकलिंग रिस्पॉन्स कॉज क्या, तो सकलिंग रिस्पॉन्स प्रोलैक्टिन ज्यादा करेगा और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कम कर देगा। 124, मैक्सिमम ग्रोथ किस फेज में होती है, एडोलेसेंट में मैक्सिमम ग्रोथ होती है और फास्टेस्ट ग्रोथ इंट्रायूट्राइन होती है। 126, द कॉमन फीचर ऑफ ग्लूकागोन एंड एपिनेफ्रिन क्या करते हैं, ये फॉस्फोराइलेज काइनेज एक्टिविटी होती है ग्लूकागोन के अंदर, और टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। तो हॉल का पेशेंट है ना, का टेस्ट करवाया। तो आप इधर ही हैं, अभी डिस्चार्ज नहीं है, ठीक है ना, मैं आती हूँ अभी आधे घंटे में, मैं आके बताती हूँ। ठीक है, अच्छा। कौन सा एमसीक्यूज था? अच्छा, 126। ठीक है, तो कॉमन फीचर ऑफ, हाँ जी, इंसुलिन, वेरी गुड, इंसुलिन का है, इंसुलिन टायरोसिन काइनेज पाथवे और फॉस्फोराइलेज काइनेज पाथवे इज activity is with glucagon and epinephrine. 127, cortisol and fatty acid metabolism hormone involved is what, तो इसके अंदर इंसुलिन रिक्वायर्ड है। इंसुलिन का असल में ना लाइपोजेनेसिस का रोल है, फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म में इंसुलिन का रोल है। तो उस इसलिए जो है ना, ये फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म और कॉर्टिसोल के साथ इंसुलिन को इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। 128, hormone responsible for the development and proliferation of the duct alveoli and secretion of breast lobules। अब इसके अंदर क्या आ गया, डक्ट्स भी आ गया, अल्वेलाई भी आ गया, सिक्रीशन ऑफ ब्रेस्ट लोब्यूल्स भी आ गया। अगर मैं सिर्फ डक्ट की बात करती तो कौन डेवलप करता है डक्ट्स को? ईस्ट्रोजन। और Estrogen. अल्वेलाई और लोब्यूल्स को कौन डेवलप करता है? Progesterone. प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन ये वो क्या कह रहा है, डक्ट्स, लोब्यूल्स, अल्वेओलाई एंड सिक्रीशन ऑफ ब्रेस्ट लोब्यूल्स, तो सिक्रीशन इज बाय द प्रोलैक्टिन, ठीक है। 131, in a young female patient with the prolactin level 28, normal 26 है, कोई एक लैक्टोरिया नहीं है, व्हाट विल यू डू, तो हम फिजियोलॉजिकल कॉज को रूल आउट करेंगे कि प्रोलैक्टिन ज्यादा क्यों हो रहा है, कोई हमारे पास एक लैक्टोरिया की कंडीशन नहीं आ रही है, एमेन्यूरिया भी नहीं आ रहा, तो हम फिजियोलॉजिकल पहले कॉज को रूल आउट करेंगे, बहुत ज्यादा लेवल रेज नहीं है, ठीक है। अगर बहुत लेवल रेज हो तो हमें पिट्यूटरी प्रोफाइल भी करानी चाहिए, सीटी एमआरआई पिट्यूटरी हम करा सकते हैं, फिर पिट्यूटरी एडिनोमा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर प्रोलैक्टिन रेज्ड हो तो एमेनोरिया की ऑप्शन जो है वो हमारे पास आनी चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। 132, एंड 32 years old obese male come complaining of rapid heart rate, 9 kg weight loss in 2 months and heart intolerance. His pulse is 110 per minute and serum is T4 levels are elevated. Upon questioning, he admits to taking thyroxine tablet for losing weight. The parameter which shows an increase is what, तो serum free T4 levels हम देखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 9 kg का वो पेशेंट था, ठीक है, वेट लॉस उसका हुआ 9 kg 2 मंथ्स में, ठीक है। हार्ट रेट उसका, हीट इंटॉलरेंस हो रही है, मतलब कि हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में जा रहा है, ठीक है। सीरम T4 लेवल्स एलिवेटेड है। जब हम पूछ रहे हैं कि हमने उसको एडमिट किया है तो हम उससे सवाल जवाब कर रहे हैं, तो उसने कहा है कि मैं थायरॉक्सिन की टैबलेट्स ले रहा था वेट लॉस करने के लिए, तो हमें क्या चीज रिक्वायर्ड है, तो मैंने आपको कल बोला था सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है अनबाउंड फॉर्म या फ्री T3 T4, ठीक है। तो अगर वो ऑप्शन आ जाए तो उसको चूज करना है, ठीक है। T4 वैसे ही ज्यादा होता है, लेकिन जो एक्टिव फॉर्म होती है वो T3 होती है नॉर्मली, ठीक है। और जो हमारे पास जो एक्टिवली वर्क कर रही होती है वो भी अनबाउंड फॉर्म या T4 फॉर्म कर रही होती है, ठीक है। तो अनबाउंड फ्री फॉर्म कहीं भी लिखा हुआ है तो उसके अंदर आपने याद रखना है कि ये वाली जो फॉर्म है ना, ये सबसे ज्यादा काम करेगी बॉडी में, ठीक है। तो जो एक्टिव फॉर्म है हमने उसको चेक करना है, तो वो है सीरम फ्री T4 या अनबाउंड फ्री T4 दिखाओ, ठीक है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। समझ आ गई इस बात की कि अनबाउंड T4 और फ्री T4 को हमने प्रेफर करना है। जो एक्टिव फॉर्म है वो हमारी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है, जिससे हमें पता चले कि हाँ जी के पैरामीटर्स इंक्रीज हैं या नहीं है, ठीक है। 133, an old lady with the Cushing syndrome, what will be the characteristics, तो अगर proximal muscle weakness है तो इसको prefer करना है over abdominal stria, ठीक है। proximal muscle weakness over abdominal stria। 137, the BMR in the resting condition is maintained mainly by the liver and basal body temperature is maintained by
Progesterone. ठीक है, ओके। टेस्टोस्टेरोन नहीं क्या? प्रोजेस्टेरॉन ही था। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, सही बताया आप लोगों ने। ओके फाइन। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस इज ऑलवेज इनहेंस्ड ओवर, मतलब कि प्रेफर्ड ओवर एब्डोमिनल स्टायर कुशिंग सिंड्रोम के अंदर। 134 मैंने नहीं करवाया, 134 भी सुनने। व्हाट विल इंक्रीज इन सीरम ड्यू टू विटामिन डी फंक्शन ऑफ विटामिन डी? तो जब विटामिन डी का फंक्शन बढ़ेगा तो फॉस्फेट लेवल इन द सीरम इंक्रीज कर जाएगा। 138 सोडियम पोटेशियम पंप कैसे एक्ट करता है? सोडियम पोटेशियम के अंदर तीन जो है वो हमने पंप करना होता है पोटेशियम को अगेंस्ट द ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट के खिलाफ पंप कर रहे होते हैं। 139 स्टेरॉइड्स कैसे एक्ट करते हैं? जीन ऑल्टरेशन से, ठीक है, और साइटोप्लाज्म में एक्ट कर रहे होते हैं मेनली। न्यूक्लियस की भी बात करता है बाज दफा, और डीएनए की भी बात करता है कि ये जीन एम्प्लीफिकेशन की चूंकि कर रहे होते हैं तो डीएनए पे भी एक्ट करता है, ठीक है। 144 हाइपर फंक्शन थायराइड इफेक्ट ऑन द हार्ट क्या होता है? टेकिकार्डिया। जाहिर है जो हाइपर थायराइडिज्म के पेशेंट्स होते हैं वो टेकिकार्डिक आते हैं, ठीक है। 142 द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एसीटीएच इन स्ट्रेस इज इन, तो वेन्स ऑफ जो पिट्यूटरी होंगी उसमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एसीटीएच, क्योंकि एसीटीएच किधर से बन रहा होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से, तो उसकी वेन्स में जो है ना वो बहुत ज्यादा फंक्शनिंग आएगी, ठीक है। जब एसीटीएच की स्ट्रेस की फॉर्म में हमारे पास जो है वो उसकी वेन्स में फंक्शनिंग ज्यादा होने की वजह से एसीटीएच प्रोड्यूस होगा ज्यादा, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेस में क्या प्रोड्यूस होता है? सीक्वेंस क्या है स्ट्रेस का? सिर्फ ओनली स्ट्रेस का सीक्वेंस क्या है? अर्ली स्ट्रेस एसीटीएच। और अर्ली स्ट्रेस का क्या है? अर्ली स्ट्रेस सीआरएच देन एसीटीएच देन कॉर्टिसोल। वेरी गुड डॉक्टर सायरा, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद क्या है? 143 ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करती हैं? डिक्रीज इंटरसेलुलर यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, कम कर देती हैं, ठीक है। स्टेरॉइड, इसलिए जो है जो स्टेरॉइड्स देते हैं उनके अंदर हमारे पास जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया आता है। 144 मेलाटोनिन क्या होता है? मेलाटोनिन इंक्रीज इन डार्कनेस, और ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पे अफेक्ट करता है, ठीक है। 147 विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मल्टीपल फ्रैक्चर इन पेशेंट ऑन डायलिसिस? तो पैराथायराइड हार्मोन जो है वो सीकेडी के पेशेंट में हाइपर पैराथायराइडिज्म हो जाता है, जिसकी वजह से बोन डीमिनरलाइजेशन हो जाती है और मल्टीपल फ्रैक्चर हो जाते हैं, ठीक है। सीकेडी के पेशेंट में हाइपर पैराथायराइडिज्म हो जाता है, ये ग्लैंड जो है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। मेरा पेशेंट दिया पे है ना, तो वो कह रहे हैं कि गूगल भिजवा दो, वो सब टेस्ट के लिए रेडी हो। अब कह रहे अच्छा, भिजवा दो, ये तो जाना चाहिए तुम्हारे। तो अगला क्या है एमसीक्यू कि अगर मैं बात करूं विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गया। 148 बेस्ट एट्रोफी इन ओल्ड एज इज ड्यू टू व्हाट? तो ओल्ड एज में ब्रेस्ट एट्रोफी जो है वो ईस्ट्रोजन के साथ रिलेटेड है, ठीक है। अगर यंग फीमेल आ जाती है तो उसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों की वजह से ब्रेस्ट एट्रोफी है, लेकिन ओल्ड एज में जो है वो ईस्ट्रोजन इटसेल्फ है, ठीक है। और कॉमन कॉज ऑफ ब्रेस्ट एट्रोफी भी डेफिशिएंसी ऑफ ईस्ट्रोजन ही है, ठीक है। 141 इंक्रीज T3 T4 इन प्रेगनेंसी। जो थायराइड बॉन्डिंग ग्लोबुलिन्स होते हैं ना वो प्रेगनेंसी में ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से T3 T4 जो है ना वो फ्री फॉर्म वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन नॉर्मल जो है ना वो सिम्टम्स उसके नॉर्मल रहते हैं, ठीक है। जो थायराइड बॉन्डिंग ग्लोबुलिन की वजह से बस ये T3 T4 बढ़ जाते हैं, वैसे नॉर्मल उसके सिम्टम्स नहीं शो होते, हाइपरथायराइडिज्म नहीं शो होगा, ठीक है, ये बात याद रखनी है। बस T3 T4 लेवल थायराइड बॉन्डिंग ग्लोबुलिन से बढ़ जाते हैं। इसी तरह लीवर डिजीज में आप पढ़ेंगे रफी के अंदर वो लिखा होता है कि थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स कम होने की वजह से फ्री T3 T4 कम हो जाते हैं बॉडी में, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों फिनोमेना है कि अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें टीबीजीज बढ़ने की वजह से T3 T4 बढ़ जाएंगे, और दूसरी तरफ टीबीजीज कम होने की वजह से लीवर डिजीज में T3 T4 कम हो जाएंगे, ठीक है।
150 लेटेंट टेटनी इज एसोसिएटेड विद द कॉन सिंड्रोम। कॉन डिजीज जो है वो हमारे पास एल्डोस्टेरोनिज्म के साथ आती है, ठीक है, उसके अंदर लेटेंट टेटनी से हम काउंट करते हैं। 151 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली कॉज्ड बाय द कॉर्टिसोल इन द कुशिंग सिंड्रोम। तो हिर्सुटिज्म जो है वो कुशिंग सिंड्रोम में डायरेक्टली नहीं होता है, ठीक है। बफेलो हम्प आपने पढ़ा हुआ है। प्रॉक्सिमल मसल मायोपैथी मैंने आपको बताई है। पेंडुलस एब्डोमिनल एब्डोमिनल स्ट्रायास ये आ जाते हैं। लेकिन हिर्सुटिज्म जो है वो हर्सुटिज्म जो है वो नहीं होती है कुशिंग की वजह से डायरेक्टली, ठीक है। 152 नॉट सेक्रेटेड फ्रॉम द जोना रेटिकुलरिस। तो आपको पता है कि कॉर्टिसोल नहीं रिलीज होता जोना रेटिकुलरिस से, ठीक। 154 तो थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। तो थर्मोजेनिक किसका होता है, बेजल बॉडी रेट, जो बॉडी टेम्परेचर है वो कौन कंट्रोल करता है, प्रोजेस्टेरोन। हाँ ये वही बात है, ठीक है। और फिर वो उसके बाद ग्रोथ हार्मोन को प्रेफर कर रहे हैं। 155 D3 इज कॉल्ड एज द एनिमल ओरिजिन। 156 पास डिस्टालस, जहाँ पे पास नर्वोजा था ना, पास डिस्टालस जो है ना वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ ट्यूब है, ठीक है, ऊपर। तो वो ट्यूब में कौन से होते हैं, पिट्यूसाइड्स, स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं पिट्यूसाइड्स, ठीक है। 157 कैंप मैकेनिज्म कौन करता है। कैंप मैकेनिज्म हमारे पास फ्लैट चैम्प आ जाता है, ठीक है। फ्लैट चैम में हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट है ये अब एफएसएच आ गया, टीएसएच आ गया, ग्लूकागोन आ गया, ठीक है। फ्लैट चैम जी, ये वो उससे याद कर लो, फ्लैट चैम जी, ठीक है। 158 टाल यंग गर्ल चाइल्ड विद हिस्ट्री ऑफ सिक्रीशन फ्रॉम द ब्रेस्ट और माइक्रोस्कोपी इंटीरियर पिट्यूटरी विच सेल्स आर अबंडेंट। तो जो प्रोलैक्टिन वाले सेल्स होते हैं दे आर एसिडोफिलिक, जिसे हम जीनोफिलिक भी कहते हैं, ठीक है, पिंक कलर के जो होंगे, जीनोफिलिक या एसिडोफिलिक ये दोनों आ सकते हैं। 159 इन डायबिटीज विच सेल्स हैव लॉस्ट देयर फंक्शन। तो डायबिटीज में जाहिर है बीटा सेल्स अपना फंक्शन लॉस कर देते हैं, इंसुलिन नहीं बनती है तो डायबिटीज हो जाती है, ठीक है। 160 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर द नॉर्मल बायोसिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन। तो फेरेटिन नहीं चाहिए होता। फेरेटिन कहीं आपने पढ़ा है कि थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस के लिए चाहिए, ये एसेंशियल नहीं है। आयोडीन चाहिए, थायरोग्लोबुलिन चाहिए, टीएसएच का रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। आयरन नहीं, आयरन का तो कोई रोल ही नहीं है। थायराइड आयोडीन है, आयरन नहीं है, फेरेटिन नहीं है, ठीक है। 162 द हार्मोन प्रोड्यूस इन द नॉर्मल कंसंट्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल कंसंट्रेशन में नहीं होता, ग्रोथ हार्मोन आता है, इसकी एक सर्ज जाती है और उसी तरह ये लोअर डाउन हो जाता है। तो मतलब जितना आया उतना निकल गया वाला हिसाब होता है, इसलिए ये जो है वो नॉर्मल कंसंट्रेशन इसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो जब भी पूछा जाए कि कौन सा हार्मोन न्यूट्रल रहता है प्रेगनेंसी में, तो ग्रोथ हार्मोन रहता है। पूछा जाए नॉर्मल इन द प्रेगनेंसी रहता है तो ग्रोथ हार्मोन रहता है। क्यों, क्योंकि इसकी सर्ज जाती है और उसी तरह ये लोअर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ये न्यूट्रल रहता है, तो वो बढ़ता नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मल इन प्रेगनेंसी इसको कंसिडर किया जाता है। 163 the patient has puffy skin and hoarse voice. Her plasma TSH concentration is low but increase markedly when she is giving TRS. She has probably hypothyroidism with a hypothalamus problem. पहले तो आप ये देखो, इसमें पफी स्किन है, हॉर्स वॉइस है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स है, ठीक है। अभी लैब्स को नहीं देखो, ठीक है, बस इतना देखो क्या है, पफी स्किन है और हॉर्स वॉइस है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स है। अब क्या है, प्लाज्मा टीएसएच कंसंट्रेशन लो है बट इंक्रीज व्हेन शी इज गिविंग टीआरएच, ठीक है। तो इसका तो मतलब ये होना चाहिए कि जब हमारे पास टीआरएच जो है वो ज्यादा हुआ है, मतलब हाइपोथैलेमस से हमारे पास टीआरएच ज्यादा आया है, तो हम टीएसएच ने फंक्शन किया है और टीएसएच ज्यादा होने की वजह से फिर जो है वो फर्दर सारे सिम्टम्स सेट होंगे, ठीक है, ऐसे ही है। तो जब टीएसएच का लेवल लो होगा और टीआरएच पीछे से आ रहा होगा, तो टीआरएच कहाँ से आ रहा था, टीआरएच कहाँ से आ रहा था उस पिक्चर में, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से, ठीक है। तो इसका ये मतलब कि हाइपोथैलेमस में खराबी थी, जिसने टीआरएच निकाला वो आगे गया, उसने टीएसएच पे एक्ट किया, मतलब कि पिट्यूटरी पे एक्ट किया, पिट्यूटरी ने फिर आगे थायराइड ग्लैंड को कहा कि अब तुम अपना फंक्शन रोल प्ले करो। तो इस सूरत हाल में हाइपोथायरॉयडिज्म विद द हाइपोथैलेमस प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है।
तो आपने देखना है कि कौन सी चीज देने पे हमारी चीज बढ़ी है आगे से। तो जब टीआरएच देने पे आगे फर्दर काम बढ़ेगा, तो इसका ये मतलब है कि हाइपोथैलेमस का मसला था कि वहां पे टीआरएच नहीं जा रहा था, नॉर्मली वहां से टीआरएच नहीं जा रहा था। जब हमने एक्सटर्नली टीआरएच दिया तो उसने टीएसएच को एक्टिवेट किया और आगे सारा फंक्शन जो है वो नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो जब पीछे से खराबी आ रही होगी देने पे तो वो खराबी ठीक हो जाएगी। ठीक है, 165 विच इज द इम्यूनोस्टिमुलेटरी हार्मोन। इम्यूनोस्टिमुलेटरी हार्मोन थायराइड जो है वो हमारे पास ये ग्रोथ हार्मोन की फोर पुबर्टी है, और अगर वो ना आए तो फिर हमारे पास थायरोक्सिन और थायराइड हार्मोन। ठीक है, 167 सोमेटिक एंड लैक्टोजेनिक सेक्रीशन इज द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी। पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन भी निकल रहा होता है। ठीक है, और सोमेटोस्टेटिन वगैरह जो ग्रोथ हार्मोन के साथ एसोसिएशन आती है स्टोमेटोग्लिडियन की, वो भी हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी से ही निकल रहा होता है। 168 एल्डोस्टेरोन क्या करते हैं, न्यूक्लियस पैक करते हैं। बस ये अभी मैंने मैक्सिमम आपको मजीद और करवाने हैं, 200 तक कंप्लीट कराने, उसके बाद रिपीट है ज्यादा। ठीक है, तो वो आप लोग करेंगे अब आगे क्योंकि ज्यादा रिपीट ही है। 200 तक मैं अभी आपको कराने लगी हूँ। ठीक है, ठीक है, 200 तक भी हम कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप लोग 165 हो गया। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन को प्रेफर करना ओवर थायरोक्सिन एंड देन थायराइड हार्मोन। ठीक है, ये प्रेफरेंस है फॉर इम्यूनोस्टिमुलेटरी। 169 हाँ जी, 169 एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी इज लेड टू व्हाट। तो हमारे पास क्या होगा, लो सोडियम होगा, और पोटाशियम क्या होगा, एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी में हाई हो जाएगा। 170 secretion is increased mainly by what, तो increase glucose level है। ठीक है, इंसुलिन secretion जो है वो जब इंक्रीज ग्लूकोज लेवल होगा बॉडी में तो इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ जाएगी। 177 वन लीवर एक्टिवेट्स द ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इन द डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट। तो इंसुलिन जब कम होगा जाहिर है, तो उसके अंदर ग्लूकागोन अपना फंक्शन रोल प्ले करेगा और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज या फिर ग्लूकोज बॉडी में बढ़ेगी जब इंसुलिन नहीं होगी। 172 द प्राइमरी मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज व्हाट। द मेन फंक्शन इसका पोटाशियम की इंट्रासेलुलर शिफ्ट है। ठीक है, अम, वैसे तो प्राइमरी उसका मेन फंक्शन अगर पूछा जाए तो पोटाशियम की एंट्री होनी चाहिए इनटू द सेल्स। ठीक है, और यहाँ पे मैम वो इमीडिएट एंट्री नहीं होती, इमीडिएट एक्शन ऑफ जो इंसुलिन होता है। सॉरी, मैम वो इमीडिएट एक्शन नहीं होता उसका। हाँ वो इमीडिएट एक्शन होता है। यहाँ पे ये मेटाबॉलिक इफेक्ट पूछ रहा है तो इसलिए ग्लूकोज की एंट्री के साथ है, जिसमें ग्लूट फोर जो हमारे पास आ जाते हैं, जिसके अंदर ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन डिपेंडेंट जो ग्लूकोज एंट्री है ग्लूट फोर के एरियाज में, वो आ जाएगा इसमें। ठीक है, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स उसका ग्लूकोज की एंट्री है और इनिशियल रिस्पॉन्स है पोटेशियम की एंट्री। ठीक है, ये दो चीजें याद रखेगा जो अगर कोई एमसीक्यूज आ जाए इस। अच्छा, 174 Cushing disease patient with a hyperglycemia presented in clinic for surgery. The earliest thing to deal is with, तो हाइपरग्लाइसीमिया उसने ऑलरेडी लिख दिया, तो हमने पहले हाइपरग्लाइसीमिया को ही ट्रीट करना है, फिर हम फर्दर किसी और बात पे जाएंगे। ठीक है, तो जब भी आपने कोई सर्जरी करनी है, आपने कोई भी इवेंट आपका हो रहा है, ठीक है, आपने सर्जरी करनी है, पेशेंट को प्रिपेयर करना है, देन यू विल लुक फॉर द कोमॉर्बिडिटीज, और उसके अंदर ये हाइपरग्लाइसीमिया इज द मेन। ठीक है, 175 during childbirth women suffer a serious hemorrhage and goes into shock. After she recovers she displays symptoms of hypopituitarism. Which of the following is not accepted? तो hypopituitarism से आपको infertility भी मिलेगी, इंटॉलरेंस टू स्ट्रेस मिलेगा, थायराइड हार्मोन्स की सूरत में पेलर मिलेगा थायराइड की वजह से। कैक्सियम जो होता है ना, ये हमारे पास कैंसर पेशेंट्स में होता है, टर्मिनल पेशेंट्स में। वीक पेशेंट होता है बिल्कुल, ठीक है, थार्जिक होता है, फटीग्ड होता है, ये जो चीजें मिलती हैं हमें कैक्सिया में मिलती हैं और ये टर्मिनल पेशेंट्स में ज्यादातर मिलती हैं। ठीक है,
176 रिपीट है उसी बात का जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि लिम्फोसाइट्स कम होंगे, eosinophils और न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाएंगे। 178 in thyrotoxicosis increase thyroxine which metabolic activity happens। तो क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, थायरोटॉक्सिन